और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जकार्ता में मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त संबोधित कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। फ्रेंड्स, हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम,
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। स्पेस सेक्टर में भी हमारे बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आज स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। फ्रेंड्स, कल राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रमानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हम दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाएंगे। इंडोनेशिया की विकास यात्रा में महान शिक्षाविद और यहां के पहले शिक्षा मंत्री देवांतरा जी का अहम योगदान रहा है। शिक्षा को लेकर उनके विचारों पर गुरुदेव टैगोर की सोच का गहरा प्रभाव था। इसलिए भारत इंडोनेशिया इस शताब्दी वर्ष को टैगोर और देवांतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन डिप्लोमेसी के रूप में मनाएगा। फ्रेंड, लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच MOU से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक के प्रति हमारे आउटलुक में भी सिनर्जी है। भारत ने हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को विशेष महत्व दिया है। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में
साझा समृद्धि है। मुझे भरोसा है हम साथ मिलकर इंडोनेशिया एमास और विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से और प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर आभार भी जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो सम्मान उन्हें मिला है वो दरअसल भारत के 140 करोड़ लोगों की ही वजह से है और 140 करोड़ लोगों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया और भारत मिलकर कई क्षेत्रों में काम करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये भी साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में भारत और इंडोनेशिया जो नेवी है और मैरीटाइम जो क्षेत्र है इस पर साझा काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और चलिए अब बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मचे घमासान की। कल की बैठक के बाद से चंपत राय की मंदिर ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है। अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा मंजूर हो चुका है। ट्रस्ट में चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री बना दिया गया। नए सीईओ की नियुक्ति के लिए 3 सदस्य की कमेटी बनाई जा चुकी है और इस बीच चढ़ावा चोरी पर एसआईटी ने अपनी जो शुरुआती रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी है वो इंडिया टीवी के पास है। 9 पन्नों की इस गोपनीय रिपोर्ट का एक-एक पन्ना आज हम आपके सामने रखेंगे। एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में मंदिर में चल रही चढ़ावा चोरी के पुख्ता सबूत दिए हैं। एसआईटी ने कहा है कि राम मंदिर में 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच में 70 बार चोरी के मामले सीसीटीवी में कैद हुए हैं। चढ़ावा की गिनती में तैनात कर्मचारियों ने नोटों की गड्डी और खुले नोटों को कपड़ों में, जेबों में, जूतों में छिपाया। यहां तक कि बाथरूम में भी नोटों की गड्डियां छिपाई गई। सीसीटीवी में 6 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा साफ साफ चोरी करते हुए देखे जा सकते हैं। एसआईटी ने कहा है कि इससे पहले भी चढ़ावे में चोरी होती थी लेकिन सीसीटीवी नहीं होने की वजह से इसका आकलन करना संभव नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ करीब 40-45 दिन का ये मामला नहीं है, उससे पहले से चोरी हो रही थी और नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उसका इस रिपोर्ट में पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा सामने आ चुका है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गिनती करने वालों को मोबाइल, निजी सामान साथ ले जाने की इजाजत नहीं थी। एंट्री और बाहर जाते समय, आते जाते समय उनकी तलाशी नहीं ली गई है। ये तमाम लापरवाही सामने आई है और इससे वो नकदी छिपाकर बहुत आसानी से मंदिर से अंदर से बाहर लेकर जाते थे। अब एसआईटी की 9 पन्नों की इस रिपोर्ट में चंपत राय और गोपाल राव का कोई जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में अनिल मिश्रा की लापरवाही के बारे में विस्तार से बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनिल मिश्रा ने तलाशी के लिए पहले से बनाई गई व्यवस्था को कमजोर किया था। तलाशी नहीं होने की शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। निगरानी व्यवस्था में सुधार के कोई आदेश जारी नहीं किए गए। गिनती प्रक्रिया के सूत्रधार होने के बावजूद वो उदासीन यानी कि वो अनदेखी, लापरवाही करते रहे। तो एसआईटी की रिपोर्ट में साफ तौर पे अनिल मिश्रा पर कई सवाल खड़े किए गए हैं क्योंकि एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसके तहत गिनती होनी थी चढ़ावे की, उसका जो पूरा खाका तैयार हुआ था उसकी जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं निभाया ठीक से और यही वजह रही कि चोरियां होती रही और साथ ही जिस व्यक्ति पर भरोसा जताकर उसको पूरा काम सौंपा था सुभाष श्रीवास्तव, उसी ने भी इस चोरियों के साथ मिलकर चोरी की। अब पुलिस ने अभी तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। उनके पास से 80 लाख रुपए से ज्यादा रकम भी बरामद हो चुकी है। एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में इसका पूरे विस्तार से जिक्र किया है। एसआईटी ने रिपोर्ट में यह कहा है कि 6 आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा चोरी करते हुए साफ साफ नजर आए हैं। इसमें टिन्नू यादव के इतने पावरफुल होने पर सवाल भी उठे हैं। रिपोर्ट में बकायदा यह कहा गया है कि किसके आदेश पर टिन्नू यादव को चाबी मिली थी। काउंटिंग प्रभारी होने के नेता सुभाष श्रीवास्तव की यह जिम्मेदारी थी और उन्होंने ये बड़ी जिम्मेदारी कैसे टिन्नू यादव के हाथ में सौंप दी। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से और अभय पराशर अयोध्या से जुड़ गए हैं। अभय, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं एसआईटी के रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसमें साफ तौर पर एक व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाया गया है और वो है अनिल मिश्रा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो एसओपी को पालन कराए। लेकिन इसमें साफ कहा गया है कि किस तरह से अनदेखी की गई, कहीं से भी कोई भी नियमों का पालन नहीं किया गया। और क्या और बातें लिखी है इसमें?
देखिए, बिल्कुल एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट इंडिया टीवी के पास मौजूद है, उसमें अनिल मिश्रा की जवाबदेही, अनिल मिश्रा ने किस तरीके से बड़ी लापरवाहियां करी हैं, वो सब कुछ इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। पूरी तरीके से जिम्मेदार जो है वो अनिल मिश्रा को बताया गया है। अनिल मिश्रा ने जब एसबीआई बैंक के साथ एमओयू साइन किया, उसी हिसाब से जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए थी शुरुआत से, उनको ताक पर रखा गया। जब पैसे गिनने के लिए जब और ज्यादा लड़कों की जरूरत पड़ी महाकुंभ के दौरान, तो जो बाहर से लड़के भर्ती किए गए, वो किस तरीके से भर्ती किए गए, उनका किसी तरीके का कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया। टिन्नू यादव के भतीजे को अचानक से भर्ती करा दिया गया। टिन्नू यादव का भतीजा जो है वो ट्रस्ट के अंदर सीधा उसकी नौकरी लगती है, उसको गणना वाले रूम में भेज दिया जाता है। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई पहले किसी तरीके का इस तरह का नोट गिनने का कोई बैकग्राउंड नहीं, बैंक का अकाउंट का कोई बैकग्राउंड नहीं, और नौकरी लगने के 1 महीने बाद से ही वो चोरी करना शुरू कर देता है। सीसीटीवी फुटेज में लगातार आता है कि मनीष यादव, जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है, वो चोरी कर रहा है, अविनाश शुक्ला चोरी कर रहा है, बाकी के आरोपी उसकी मदद कर रहे हैं। जो डॉक्टर अनिल मिश्रा है, जो एसओपी जो बनाई गई थी जहां पर गणना होती है, उसके लिए तमाम तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जितनी जो हुंडी होती हैं, उसकी चाबियां, दान पात्र की चाबियां आखिरकार टिन्नू के पास कैसे थीं? अगर जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी, तो टिन्नू यादव को किस लिहाज से सब कुछ करता धरता टिन्नू यादव को बनाया हुआ था? अगर कोई नौकरी करने के लिए अंदर जा रहा है तो वो मोबाइल फोन लेकर अंदर जा रहा है। यही एक सबसे बड़ा सवाल और उठाया गया एसआईटी में कि आखिरकार ये जो चाबियां थी हुंडियों की, जो दान पात्र की चाबियां थी, वो टिन्नू यादव के पास आया कैसे? उसके पास कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उसके पास आ गया। बिल्कुल अभय, बने रहिए आप हमारे साथ। विशाल, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव पर बड़ा खुलासा किया गया है। एसआईटी ने कहा है कि मनीष यादव चढ़ावा गिनती के लिए नियुक्त होते ही चोरी करने लगा था। इसमें कहा गया है कि टिन्नू यादव की सिफारिश पर बैंक ने मनीष यादव को इस काम में लगाया था। मनीष यादव 15 अप्रैल से चढ़ावे की गिनती में लगा था और सीसीटीवी फुटेज में 11 मई से वो चोरी करता हुआ साफ तौर पर पाया गया है। अब एसआईटी रिपोर्ट में बैंक पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि एसबीआई का रोल चढ़ावा का कैश जमा करने तक नहीं है। गिनती की पूरी प्रक्रिया, इस काम में लगे स्टाफ की निगरानी करना भी एसबीआई की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेट बैंक ने ड्रेस कोड का भी पालन नहीं करवाया, और यह भी कहा गया कि बैंक अधिकारियों के रोटेशन का जो नियम बनाया गया था, उसको भी नहीं माना गया। विशाल हमारे सहयोगी में हमारे साथ बने हुए। विशाल, एसआईटी की इस रिपोर्ट में जिसमें विस्तार से एक एक घटनाक्रम का जिक्र किया गया है, एक एक आरोपी का नाम का जिक्र किया गया है, अब रिमांड में लेकर पूछताछ भी आज होनी है। कितने लोगों से आज पूछताछ हो सकती है विशाल? देखिए दीपिका, जिस तरीके से इस पूरे मामले में एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी है, वो कॉपी इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है। सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से एसआईटी ने इस पूरे मामले में गड़बड़ झाला पाया, और सबसे ज़्यादा जो हैरानी की बात है वो ये है कि कैसे इन सारे लोगों को जो नियम कानून थे उनको ताक पे रखा गया। किस तरीके से अनुकल्प मिश्रा, जो कि रिश्तेदार था लवकुश मिश्रा का, ये दोनों एक दूसरे के साथ साठगांठ के साथ चोरी कर रहे थे। टिन्नू यादव का रिश्तेदार था, मतीजा था मनीष यादव। मनीष यादव आते के साथ ही चोरी के काम पे लग जाता है। ऐसा लगता है कि टिन्नू यादव ने उसकी भर्ती ही इसलिए कराई थी कि मनीष यादव यहाँ पर आएगा और उसके बाद चोरी की जो चीज़ें हैं उसको अंजाम देगा, और चूंकि टिन्नू यादव का वहाँ पे प्रभाव बहुत ज़्यादा था, इसीलिए फिलहाल इस पूरे मामले में उसके ऊपर किसी भी तरीके की निगरानी नहीं रखी जा रही थी। हैरानी तो ये है कि 40 दिनों में 70 बार अगर चोरी करते हुए चोर नजर आ रहे थे, तो सवाल ये उठता है कि बैंक कर्मचारी क्या कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि जिनके ऊपर सीसीटीवी की निगरानी की जिम्मेदारी थी वो क्या कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि अनिल मिश्रा, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पूरी एसओपीज पर साइन किए थे, आखिर वो क्या कर रहे थे। तो ऐसे में अनिल मिश्रा की जो जिम्मेदारी है वो सबसे ज्यादा थी, लेकिन जो एसआईटी रिपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि उनकी तरफ से सबसे ज्यादा शिथिलता देखी गई, सबसे ज्यादा उनकी तरफ से नेग्लिजेंस देखी गई, सबसे ज्यादा उनकी तरफ से लापरवाही देखी गई। इसीलिए इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, और इसी वजह से इस पूरे मामले में
जो अभियुक्त नंबर 1 बन के सामने आ रहे हैं जिम्मेदारों के तौर पर। और बिल्कुल जाहिर सी बात है विशाल कि ये सिर्फ कोई 80 लाख रुपए जो रिकवर हुए हैं उसका मामला नहीं है। ये मामला बहुत दिनों से चल रहा था। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ही मिले हैं 27 अप्रैल से 5 जून तक, इसमें ही 70 बार चोरी पकड़ी गई है। तो सोचिए कि उससे पहले के अगर सीसीटीवी फुटेज होते तो चोरी के बारे में और कितना विस्तार से होता, जिसको लेकर एसआईटी आगे जांच करेगी और पता लगाएगी, क्योंकि मामला करोड़ों तक जाएगा। बिल्कुल। और राम मंदिर ट्रस्ट के बाद से चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया जा चुका है। चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का नया महामंत्री नियुक्त किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की राम मंदिर ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है। दोनों फिलहाल राम मंदिर का काम नहीं देखेंगे। चंपत राय जी ट्रस्ट के तो सदस्य बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? अपने पद से वो मुक्त हो चुके हैं। पद से भी मुक्त है और न्यासी पद से भी मुक्त है। न्यासी पद से भी वो मुक्त हैं। राम मंदिर के अब किसी कामकाज में आगे वो कभी अपनी भूमिका निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? अभी तो नहीं निभाएंगे। कभी की बात तो समय की बात है, लेकिन अभी तो नहीं निभाएंगे। यही मैं अनिल मिश्रा के लिए भी कह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। अभी चंपत राय अयोध्या में ही है या बाहर है? अयोध्या जी में है, अपने स्थान पर है। पुलिस की पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं? ये मुझे पता नहीं, लेकिन करते होंगे, उनका स्वभाव है। देखो वे निर्मल व्यक्ति है, उनके बारे में मेरे मन में अभी भी किसी प्रकार की आशंका नहीं है। वे सत्य के अन्वेषी हैं और वे अत्यंत भक्तिपूर्वक और निष्कलंक अंतःकरण से इन सब कामों को करते आए। अब उनको ये सारे अनुशासन की ओर ध्यान देने जितना न समय मिला न सावधानी रही, ये उनकी भूल है। हर एक की जिह्वा कुछ भी बोलने के लिए फ्री है, इसलिए विपक्ष को तो बड़े से बड़ा कुछ तो भी एक हवा खड़ा करना है, उसी से उनका स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, इसलिए वे सब इस प्रकार का करेंगे। ये सारी बातें जांचने के लिए ही तो एसआईटी का गठन किया गया है। उनकी मनीषा साफ है। ये तो ऐसा है, जिन लोगों ने आकर के कभी राम जी का दर्शन नहीं किया, जिन लोगों ने जय श्री राम अपने मुख से बोलना गलत समझा, जिन लोगों ने भगवान श्री राम को भी काल्पनिक करार कर दिया, जिन लोगों ने राम सेतु को कभी माना नहीं और जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां भी चलाई, ऐसी परंपराओं के लोग जब इस राम भक्ति का एक दिखावा करने लग गए हैं तो हम लोगों को सावधान होना चाहिए कि ये बाहर का ढोंग जो है इसके पीछे निहित स्वार्थ है। हिंदू समाज को तोड़ना ये इन लोगों की मंशा है और हिंदू समाज के भीतर जो भगवान श्री राम जी की आस्था जागृत हुई है, प्रकट हुई है, उस आस्था को दरार निर्माण करना ये इनके पीछे की भावना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये काम हम कभी भी नहीं होने देंगे। हम भगवान श्री राम का मंदिर उस प्रकार से चला करके दिखाएंगे कि लोग यहाँ पर आकर के मंदिर कैसे चलाना चाहिए ये सीखें। बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रेलर का एक कहर देखने को मिला। बेकाबू ट्रेलर ने फुटपाथ पर पूरे परिवार को ही रौंद दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेलर की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो रेलिंग तोड़ता हुआ फुटपाथ पर चढ़ गया, जिसकी चपेट में सड़क किनारे गुब्बारा बेचने वाले का पूरा परिवार आ गया। हादसा इतना भयंकर था कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। ट्रेलर से टक्कर के बाद मौके पर चारों ओर अफरा तफरी मच गई। अब सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंचती है। घायलों को तत्काल अस्पताल में पहुंचाया जाता है। ट्रेलर दिल्ली से अजमेर जा रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ। सुबह के टाइम यहाँ कुछ परिवारजन इस रोड के किनारे बैठे हुए थे। सामने से एक ट्रेलर आया और जिसने उसको कुचल दिया, जिसमें 3 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। 2 इंजर्ड हैं जिन्हें हॉस्पिटल भिजवाया। बच्चे की साइड में खड़े हुए थे, क्या था उसकी? हाँ, इस रोड के किनारे ही थे सब साथ ही। और माता पिता भी का जो इनके साथ थे वो हाँ इंजर्ड हैं, वो हॉस्पिटल। ये करीब 9 बजे का घटनाक्रम है। एक टोला आया दिल्ली साइड से और उसको अजमेर जाना था। यहाँ 200 फीट चौराहे के आगे कोई फैमिली थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे थे। वो किसी सवारी का वेट कर रहे थे। इन बिटवीन ये टोला आया, उनको कुचलता हुआ चला गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें आई हैं। जयपुर की है, जहां पर जयपुर अजमेर हाईवे पर आप देखिए कि एक ट्रॉलर है
और ये फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाता है। ये देखिए, फुटपाथ के ऊपर चढ़ा और उसके बाद वहाँ से निकल गया। वहाँ पर एक परिवार मौजूद था, पति पत्नी, 2 बच्चे, वहाँ 4 बच्चे उनके साथ मौजूद थे और बताया जा रहा है कि शायद इंतज़ार कर रहे थे बस का। अब देखिए कि इनके ऊपर से सीधा ये जो ट्रेलर है वो निकल गया और उनकी मौके पर मौत हो गई। अब फिलहाल आगे की जानकारी जुटाई जा रही है पुलिस की ओर से, लेकिन एक बार फिर से करीब से देखिए कि किस तरह से ये रौंदता हुआ ट्रेलर आगे निकल गया, फुटपाथ के ऊपर चढ़ गया। अब देखिए, सीधा फुटपाथ के ऊपर। जो लोग वहां बैठे थे उन्होंने इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि सड़क किनारे नहीं बैठे, वो फुटपाथ पर बैठे हैं और जो सामने से गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन देखिए किस तरह से ये तेज रफ्तार ट्रेलर आया और उनके ऊपर चढ़ गया। जयपुर अजमेर रोड पर बेहद भयावह हादसा हुआ है। इस ट्रॉले को आप देखिए, ये अजमेर रोड पर तेज रफ्तार से जा रहा था और फुटपाथ पर जो लोग बैठे हुए थे उनको कुचलते हुए ये ट्रॉला आगे बढ़ा है। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, तीनों बच्चे हैं। ये पीछे जो फुटपाथ आप देख रहे हैं ये पूरा नाला बना हुआ है और इसी नाले पे तेज रफ्तार से ये ट्रॉला आया और कुचलते हुए निकल गया। इन मौके पर ही तीनों बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद सीतापुर की टीम ने मौके पर ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है कि कहीं इस नाले में कहीं कोई गिरा तो नहीं है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन बहुत तेज गति से आते हुए ये ट्रॉला जो है अजमेर की तरफ जा रहा था और यहीं पे इसने तमाम लोगों को कुचल दिया और उसके बाद यहाँ पर मौके पर मौत हो गई। हालांकि जो चालक है वो बता रहे मौके से अभी फरार हो गया है, पुलिस चालक को तलाश नहीं है। लेकिन इस ट्रॉले की स्थिति देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी तेज गति से ये गाड़ी जा रही थी। 3 बच्चे मौके पर ही दम तोड़ चुके हैं। ये फुटपाथ पर गुब्बारा बेचने वाला एक परिवार था जो कि उदयपुर का रहने वाला है। 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई और 2 को गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब देश के 5 ऐसे राज्य जहां पर लगातार आसमानी आफत बरस रही है। 23 राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक जबरदस्त संकट है। सैलाब और तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देख करके आप भी सहम उठेंगे। मुंबई का हाल आपको दिखाएंगे, नासिक में बादल फटने का अलर्ट भी है, वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के डोडा की तक खबर दिखाते हैं, जहां तबाही ने पल भर में सब कुछ दफन कर दिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में भयंकर तबाही की तस्वीर सामने आई है। प्रेमनगर और ठाठरी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। जम्मू किश्तवाड़ हाईवे कई घंटों तक बंद रहा है। कई गाड़ियां मलबे में दबी नजर आ रही हैं, कोई मामूली गाड़ियां नहीं है। अब देखिए ट्रक के ट्रक दब गए हैं। जाहिर सी बात है कि इतना मलबा आया है, करीब 7-8 फीट तक मलबा भर गया है। कई मकान दुकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। चिनाब नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुके हैं, जिसे लेकर प्रशासन भी अलर्ट में है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से लोग अपने या अपनों को तलाश रहे हैं। गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं या मलबे में दब चुकी हैं और इसमें इतना मलबा आया है कि कुछ गाड़ियां तो साफ नजर तक नहीं आ रही है। जो ट्रक हैं वो लगभग ऊपर तक पूरी तरह से मलबे में ढक गए हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि यहां पर करीब 10 से 12 फीट तक मलबा आया है। 1, 2, 3 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि जो ट्रक हैं इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, करीब सोचिए कि 6, 7, 8 फुट तक, कुछ जगह पे तो 10 फीट तक यहाँ पर मलबा भर गया है। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर है उसमें देखिए लोगों की जो गाड़ियां हैं जो घर के बाहर मौजूद थी या सड़क किनारे खड़ी थी वो भी पूरी तरह से तबाह हो गई या पूरी तरह से दब गई हैं। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से जो तबाही है वो अपने साथ मलबा लेकर आई है। कई गाड़ियों को भी ये साथ बहाकर लेकर आ गई हैं। तो ये 3 तस्वीरें बताती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो लगातार बारिश हो रही है, खासतौर पे डोडा किश्तवाड़ में जो बादल फटा, उस बादल फटने के बाद जो सैलाब आया उसमें पूरी तरह से नुकसान तो पहुंचाए, साथ ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और जो मकान थे, गाड़ियां थी, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गए। लोग तो सोच रहे थे, इस महल्ले वाले तो सोच रहे थे हम गए आज, लेकिन अल्लाह का कुदरत ऐसी हुई कि ये उस साइड आर्मी की तरफ मुड़ गया, इसका रुख पानी का, तो पानी उधर गया तो ये महल्ले वाले बच गए इधर, नहीं तो यहाँ बचने की कोई सूरत नहीं थी। बहुत बुरी हालत थी, कंडीशनिंग इतनी खराब थी कि बारिश इतनी तेज ज्यादा थी जिसकी यानी कल्पना करना बहुत मुश्किल था। थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मेरे मुझे कहने लगे कि बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहां बाहर आ गए, तो वहां से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे। तब तक सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि सबों की जान बच गई है, जानी नुकसान नहीं है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा है।
अब तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और डोडा जिले के प्रेमनगर और छाटरी में तबाही का मंजर आप जरा देखिए। लोगों ने बादल फटने की बात कही, लेकिन प्रशासन इसे तेज बारिश की घटना बता रहा है। डोडा के डीसी ने कहा है कि बादल फटने की कोई खबर नहीं मिली है। पहाड़ का मलबा इसीलिए रिहायशी इलाकों में आया क्योंकि बारिश अचानक से तेज हो गई थी। लेकिन ये जो मंजर है इसे देख करके आप तेज बारिश नहीं कहेंगे, इसे आप यही कहेंगे कि यहाँ पर जरूर कोई बहुत बड़ी आपदा आई है। बिल्कुल गलत है। अगर कोई क्लाउड बर्स्ट की बात करता है तो वो वैसा ठीक नहीं है। ये हैवी डाउनपोर होता है और पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें क्या होता है कि हिलॉक साइड से जो छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी आके सड़क पर बैठ जाती है और उसको हम इमीडिएटली क्लियर कर देते हैं। तो तेज़ बारिश को क्लाउड बर्स्ट का नाम देना ये गलत है। मैं ये पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी ऐसे खबरें आती हैं उससे पैनिक नहीं होना चाहिए। वो कोई भी अगर ऐसी खबर है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम या हमारे ऑफिस से जो कंसर्न्ड ऑफिसर हैं, कंसर्न्ड एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, उनसे कंफर्म करें और उसके बाद ही बात करें। और तबाही के बादल पूरे देश में मंडरा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक भयंकर संकट है। मौसम विभाग ने 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। महाराष्ट्र में तो हालात बेहद ही खराब हैं। मुंबई के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा भी खोल दिया है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि मुंबई में उम्मीद से ज्यादा बारिश हो गई, लेकिन देश के बाकी राज्य भी अछूते नहीं हैं। गुजरात में अमरेली में भारी बारिश से सड़कें और हाईवे टूट गए हैं। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड तक तबाही ने दस्तक दे दी है। कहीं पर रेड अलर्ट है तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जिसे लेकर के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन और पुलिस कोऑर्डिनेट कर रही है और इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अब महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले जहां पर बाढ़ और बारिश की चपेट में, लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई की हालत खराब है। गोरेगांव हो या फिर वसई, हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। बारिश ने बीएमसी की तैयारियों की सारी पोल पहले ही बारिश में खोल दी थी। सड़क पर पानी भर गया, बिजली के खंभे हो या फिर पेड़ लोगों को डरा रहे हैं। भारी बारिश के चलते मुंबई की रफ्तार रुक चुकी है। सभी सरकारी दफ्तर को बंद रखने का ऐलान किया गया है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर आज बंद है। मुंबई, ठाणे, पालघर और नासिक समेत 6 जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कई घंटों तक बंद रहा, जिसके बाद इसकी 2 लेन को ही चालू किया जा सका। मिसिंग लिंक के पास स्लैब टूट गया था। मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई पुणे हाईवे, मुंबई कोंकण पुणे रेल सेवा प्रभावित हुई है। अब महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर है। कई जिलों में आफत बरस सकती है, ऐसा अलर्ट जारी किया है। नासिक में तो आज बादल फटने की भी आशंका है। खुद सीएम फडणवीस की इस पर नजर बनी हुई है। कल सीएम ने आसमानी आफत को लेकर के बाकायदा हाई लेवल मीटिंग की, सभी विभागों को अलर्ट किया। नासिक, सतारा, रायगढ़, मुंबई, हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। नदियों में उफान से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ पाएंगे। मुंबई में 3 तरफ से ये पूरी मायानगरी लॉक हो चुकी है। मायानगरी की हालत काफी खराब है। जितनी बारिश 20 दिनों में होनी चाहिए वो 3 से 4 दिन में हो गई है, जिसके चलते मुंबई का सिस्टम ही हिल गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। हाईवेज कई जगहों से बाधित हो चुके हैं। रेल रूट जगह जगह प्रभावित हुआ है। कई स्टेशन पर पानी भर गया है और रेल हो या सड़क हो या फिर हाईवे, हर तरफ आसमानी आफत का अटैक देखने को मिला है। मुंबई मानो थमसी गई है और समंदर में उफान आप साफ देख सकते हैं। तो तेज बारिश के साथ हवाएं भी चल रही हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कई जगहों पे पेड़ गिरे हैं। और ये मुंबई के अलग अलग बीच की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हाईवे, रेलवे, रोड, मुंबई 3 तरफ से लॉक। भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद। भूस्खलन, ट्रैफिक जाम, घंटों तक हजारों यात्री परेशान। अड़तालीस घंटे में 400 पेड़ गिरे। बीएमसी ने पार्क बंद कर दिए।
उफान पर नदियां, सड़कें कैसे बन गई दरिया। पहाड़ हो या मैदान, हर जगह आफत का सैलाब। इस वक्त की बड़ी खबर नासिक से है, जहां आज भारी तबाही का अलर्ट जारी किया गया है। नासिक में आज बादल फटने का अलर्ट किया गया है। 300 मिलीमीटर तक बारिश की आशंका जताई गई है, लिहाजा नासिक के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर भी बंद रखा गया है। अब नासिक पर बड़ी आफत का अलर्ट है, आज बादल फट सकते हैं, ऐसी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, 300 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। और वहीं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया, स्कूल कॉलेज बंद हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स अलर्ट मोड पर हैं और साथ ही आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन नासिक में ही इस वक्त मौजूद हैं। नासिक में एक बहुत बड़ा अलर्ट है, क्लाउड बर्स्ट नासिक में होने की संभावना है और ये भी एक मेजर इस प्रकार का क्लाउड बर्स्ट है जो नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच होगा, जिसका असर नासिक डिस्ट्रिक्ट में और नासिक शहर में भी हमको देखने को मिलेगा। और 300 mm इतनी इंटेंसिटी से वहां पर इस क्लाउड बर्स्ट की बारिश जो है वो बारिश होगी। इसके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो हम लोगों ने की है। विशेष रूप से रायगढ़ जिला, पालघर जिला, सातारा जिला, मुंबई, ये सारा जो और पुणे, ये जो सारा इलाका, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। अब महाराष्ट्र के सतारा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, कई पुलिया टूट चुके हैं, गाड़ियां फंस चुकी हैं, क्रेन से गाड़ियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और वैष्णो नदी पर पूरे उफान पर है। महाराष्ट्र के सातारा में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, स्कूल को 5 दिन की छुट्टी दी गई है। तो महाराष्ट्र के सातारा की तस्वीर देख रहे हैं, पुणे से आगे ये इलाका पड़ता है, ये घाट का इलाका यानी वेस्टर्न घाट का इलाका है, पहाड़ियाँ यहाँ पर बहुत हैं। अब जब यहाँ लगातार बारिश हो रही है तो तेज़ी से पानी नीचे की ओर आता है, जिसकी चपेट में आने से कई पुलियाँ टूट गई हैं। यहाँ पर एक गाड़ी को भी आप देख सकते हैं कि जो फंस गई थी बीच नाले में, उसको बाहर निकाला जा रहा है। और उधर रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर पानी ही पानी नजर आएगा। बीते 24 घंटे में नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित है, जगह जगह पानी भर चुका है, जिसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जाम की वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस की टीम हाईवे को क्लियर करने में जुटी हुई है। मुंबई से गोवा और गोवा से मुंबई जाने वाले रूट पर भी वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, जिसके चलते जो लोग निकले थे वो लोग फंस गए हैं। और आप मुंबई में देख सकते हैं, हाईवे की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये मुंबई गोवा हाईवे है और कितना पानी भरा हुआ है आप साफ देख सकते हैं। और गुजरात का भी हाल कुछ ऐसा ही है। गुजरात के अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन अमरेली की तस्वीर देखिए। बुलडोजर अवैध कब्जों पर प्रहार के लिए माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी एम्बुलेंस भी ये बन जाता है। अमरेली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बीमार थी, उसे अस्पताल ले जाना था, लेकिन सड़क पर पानी भर गया और महिला को कार से ले जाना बिल्कुल नामुमकिन था। वहीं पर बुलडोजर मंगवाया गया, जिसके बाद महिला को बुलडोजर पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से जेसीबी मशीन के जरिए उस महिला को नदी को पार कराया गया, क्योंकि पूरा का पूरा जो पानी है पुल के ऊपर से बहने लगा था, बहुत खतरनाक था, गाड़ी नहीं जा सकती थी। जिसके बाद यहाँ पर लोगों ने ये जुगाड़ निकाला और जेसीबी मशीन के साथ मदद लेकर इसमें महिला को रखकर जो पुल है उसको पार कराया, ताकि उन्हें अस्पताल तक ले जाया जा सके। अब खबर 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी 38 आतंकियों की फांसी और 11 आतंकियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है और साथ ही इस ब्लास्ट में मारे गए 56 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख और 200 से अधिक घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा है। तो 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला रखा है कि 38 आतंकियों की फांसी बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने स्पेशल 56 मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे का भी आदेश दिया है।
और 200 से अधिक घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में ये सिलसिलेवार तरीके से बम धमाका हुआ था, जिसको लेकर के ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है, जिसमें 56 मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख मुआवजे का आदेश दिया है और जितने भी आरोपी हैं उन्हें भी सजा सुना दी गई है। और हमारे साथ निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, इस बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है कोर्ट की ओर से और क्या कहा गया है? देखिए, जो सेशन कोर्ट का फैसला था हाई कोर्ट ने उसी को एज इट इज बरकरार रखा। इसका मतलब ये था कि सेशन कोर्ट ने यदि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए 38 जो इसमें आरोपी थे जिनके खिलाफ ट्रायल चला, करीब 73 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चला था, जिनमें 38 को फांसी की सजा हुई थी, 11 आरोपी जो थे उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी और 23 आरोपी जो थे उन्हें बरी कर दिया गया था इस मामले में। तो 38 की फांसी की सजा और 11 की जो उम्र कैद की सजा है उसे एज इट इज़ बरकरार रखा है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने सारे जो इन्वेस्टिगेशन और सारे जो सबूत हैं उसके आधार पे इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया था। और यदि आप देखें आज तक के हमारे केसेस का जो भी इतिहास है, तो अब तक किसी भी केस में एक साथ 38 आरोपियों को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी। और अपराध की गंभीरता से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा, करीब 20 जगह पे ब्लास्ट हुए थे 26 जुलाई 2008 को और उसमें 56 लोगों की जानें गई थी, करीब 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और सबसे जो नोटवर्दी बात है वो है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, इसके बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा। इस ब्लास्ट से पहले पूरे इंडिया में, बेंगलोर हो, जयपुर हो, वाराणसी हो, दिल्ली हो, मुंबई में ब्लास्ट हो, कुल मिला के 17 ब्लास्ट ऐसे थे। बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक कई धमाके हुए थे 2008 में। निर्णय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में एक बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस दिल्ली को दहलाने की कोशिश करने वाले 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी आतंकी पाकिस्तानी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी के इशारे पर काम करते थे। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर करारा वार किया है। पुलिस ने एक साथ 2 अलग अलग खतरनाक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। पहला मॉड्यूल जहां दिल्ली में आतंकी साजिश रची जा रही थी हमले के लिए, और इन आतंकियों के टारगेट पर दिल्ली पुलिस के दफ्तर, भीड़भाड़ वाले इलाके। वहीं दूसरा मॉड्यूल सीमा पार से हथियारों की तस्करी में जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पंजाब से अत्याधुनिक हथियार लाकर दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में सप्लाई करता था। इस नेटवर्क के जरिए अपराधियों तक लगातार हथियार पहुंचाए जा रहे थे। और देखिए किस तरह से हमारी एजेंसीज ने एक बार फिर से एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इससे पहले भी इसी तरह के एक मॉड्यूल को पकड़ा गया था, जिसमें मंदिरों की रेकी की गई थी, पुलिस थानों की रेकी की गई थी। अब पुलिस ने विजय घाट इलाके से 2 आरोपी दानिश उर्फ चांद मियां और सलमान को गिरफ्तार किया है। दोनों ही मुजफ्फरनगर के खतौली के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पेट्रोल बम, संभावित टारगेट की रैकी के वीडियोस, आपत्तिजनक चैट, एक 16 मॉडिफाइड बाइक बरामद की है। अब शुरुआती जांच में यह पता चला है कि दोनों ही शहजाद भट्टी के बेहद करीबी सहयोगी हुनर राणा के सीधे संपर्क में थे और उसके इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गौमांस के शक में लोगों ने एक युवक को जमकर पीटा है। खुद को गौरक्षक बताने वाले कुछ लोगों ने बोरे में गौमांस होने का शक जताते हुए लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने युवक को भीड़ से बचाया और उसके पास से मिले मांस को कब्जे में ले लिया। घायल युवक की पहचान सलीम के रूप में हुई है। आरोप है कि वो एक बोरे में मांस भर कर ले जा रहा था और इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और बोरे में गौ मांस होने का शक जताया और उसे पीटना वहां पर शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मांस के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि मांस किस पशु का है। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई और हादसा बस स्टैंड के पास फुटओवर ब्रिज के पास हुआ। मृतक का नाम दीपक बताया जा रहा है, जो कि मंगोलपुरी का रहने वाला था और हादसे के बाद मर्सिडीज चालक मौके से फरार हो जाता है। पुलिस उसका नंबर ट्रेस करके उसे गिरफ्तार कर चुकी है।